नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण और सारगर्भित भाग यानी इसकी प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। भारत का संविधान न केवल हमारे देश की कानूनी ढांचे की नींव है, बल्कि यह देश के हर नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों की भी दिशा निर्धारित करता है। और इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा है संविधान की प्रस्तावना। आज हम जानेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं और उनका क्या अर्थ है। साथ ही साथ ये हमारे समाज और देश को कैसे आकार देते हैं। इस वीडियो की सारी जानकारी एनसीईआरटी पर आधारित है। यह हमारा संविधान से रिलेटेड पहला क्लास है जिसमें हम प्रस्तावना की चर्चा करेंगे। इसमें प्रस्तावना में प्रयुक्त होने वाले जितने भी शब्द होंगे उनको हम प्रश्नों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रस्तावना में क्या है। तो प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में यानी आज की तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया। इसी दिन संविधान के कुछ प्रावधान लागू हो गए। पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब इस संविधान में जो शब्द हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो इस संविधान में जो संप्रभुता है उसकी विशेषता यह है, उसका यह मतलब हुआ कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। वह स्वयं किसी भी निर्णय को ले सकता है। उसके निर्णय में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। समाजवाद शब्द का क्या मतलब है? तो आर्थिक और सामाजिक समानता। पंथ निरपेक्षता शब्द का क्या मतलब है? तो सभी धर्मों का समान आदर, कोई राजकीय धर्म नहीं, यानी सभी धर्मों को समान आदर सम्मान देना और अपना कोई धर्म नहीं होना। लोकतंत्र का क्या मतलब है? तो जनता द्वारा जनता के लिए सरकार, मतलब जनता स्वयं अपने लिए सरकार चुनती है। गणराज्य का क्या मतलब है? तो राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है। मतलब राष्ट्र का प्रमुख यानी राष्ट्रपति जो है वह हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। यानी राष्ट्रपति का चुनाव होता है जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब संविधान में जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं उनके क्या अवधारणा है, क्या सिद्धांत हैं, उनको हम प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। तो आप सबसे चर्चित प्रश्न यह होता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, और अगर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं तो क्यों कहते हैं। आखिर प्रस्तावना में क्या ऐसा है कि उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के मूल उद्देश्यों और सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। यानी प्रस्तावना हमें यह बताती है कि संविधान का उद्देश्य एक स्वतंत्र, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना है जहां सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व सुनिश्चित किया जा सके। यह संविधान के उन आदर्शों और लक्ष्यों की ओर इशारा करती है
जिन्हें संविधान लागू करने वाले भारतीय समाज को प्राप्त करना है। अब ये आत्मा कहने का महत्व क्या है इसका, तो प्रस्तावना संविधान के मूल्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, इसीलिए इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। यह न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत का कार्य करती है, यानी जहां न्यायपालिका न्याय को व्याख्यायित करने में असफल होती है वहां पे प्रस्तावना मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। प्रस्तावना उस न्याय की व्याख्या करने में सहायक होता है। संविधान का उद्देश्यों और उसके पीछे की भावना को स्पष्ट करती है, मतलब संविधान का क्या उद्देश्य है, उसके पीछे कौन सी भावना है, उसे यह प्रस्तावना भलीभांति स्पष्ट करता है, इसीलिए इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका क्या मतलब है और उसका क्या महत्व है, अब इसको जानेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यह है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा और किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, मतलब भारत में सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान होगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता हो। राज्य किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देगा, यानी सभी नागरिक स्वतंत्र रूप से अपने मन से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। राज्य अपनी तरफ से उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाएगा और ना ही वो किसी भी धर्म को मानने के प्रति उनको विवश करेगा, क्योंकि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। अब इसकी विशेषता क्या है, विषय देखते हैं। तो राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा क्योंकि इसका अपना कोई धर्म नहीं, लेकिन किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जब अपना इसका कोई धर्म नहीं तो ये भेदभाव किसी भी धर्म के साथ नहीं होने देगा। नागरिकों को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी, मतलब भारत के नागरिक किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, उसे अपने हिसाब से प्रचार कर सकते हैं और उसका प्रसार कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए वो स्वतंत्र होंगे। अब इस प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द प्रयोग हुआ है उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है और क्या उसका महत्व है, अभी ये जानेंगे। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का अर्थ यह है कि भारत में ऐसी आर्थिक व्यवस्था होगी जिसमें संसाधनों का वितरण समान रूप से किया जाएगा। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करना होगा। यानी कि यह जो है वो किसी भी तरह का किसी में असमानता नहीं लाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई अमीर है तो उसके लिए अलग से कोई सुविधाएं होंगी और कोई जो गरीब है उसके लिए अलग सुविधाएं होंगी। ऐसा भी नहीं है कि समाज में जिसकी स्थिति बहुत अच्छी है उसके लिए अलग न्याय होगा और जिसकी स्थिति नहीं अच्छी है समाज में उसके लिए अलग न्याय होगा। तो अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि संसाधनों का समान वितरण, यानी कि ना किसी की अमीरी गरीबी देख के, यानी समान केवल मानव देख के संसाधनों का वितरण किया जाएगा ताकि कोई व्यक्ति या वर्ग अधिक संपत्ति का संचय न कर सके। सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना की जाएगी। गरीब और कमजोर वर्गों की स्थिति में सुधार के लिए नीतियां बनाई जाएंगी। यह इसकी विशेषताएं हो गई। अब प्रस्तावना में जो गणराज्य शब्द का प्रयोग हुआ है वह भारत के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार है, अब इसे जानते हैं। तो गणराज्य शब्द का अर्थ यह है कि भारत राज्य का जो प्रमुख है वह वंशानुगत राजा या महाराजा नहीं होगा, यानी वंश के हिसाब से ना ही कोई भारत का प्रमुख बनेगा या ही ना ही कोई राजकीय परिवार से है वही भारत का प्रमुख बनेगा। ऐसा नहीं है, बल्कि जनता द्वारा निर्वाचित होगा, यानी जनता उसे अप्रत्यक्ष रूप से चुनेगी। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और ये प्रतिनिधि जाके
भारत के प्रमुख का चुनाव करेंगे। इसका अर्थ यह है कि भारत में लोकतंत्र है और देश का राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होता है। अब इसका महत्व क्या निकला? तो देश का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है और किसी विशेष वंश या परिवार को यह अधिकार नहीं होता है, मतलब ना कोई राजकीय परिवार या ना कोई विशेष वंश का व्यक्ति स्वयं को या किसी व्यक्ति को इस राज्य का प्रमुख बना पाए, ऐसा नहीं है। जनता स्वयं चुन के अपने राज्य के प्रमुख को प्रस्तुत करती है। यह नागरिकों के लिए राजनीतिक समानता सुनिश्चित करता है, मतलब हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए स्वतंत्र है। भारत में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर सरकार चलाने की व्यवस्था है, मतलब जो भी सरकार चुनी जाएगी वह लोगों के मत को प्राप्त करके ही चुनी जाएगी। जिसका मत ज़्यादा होगा वही सरकार में आएगा। ये जो संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई है वह कितने प्रकार का है और उसका क्या महत्व है, अब इसको देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय को 3 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, मतलब न्याय के 3 प्रकार का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। अब आइए इन तीनों शब्दों को जानते हैं, ये क्या है। सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? तो इसका तात्पर्य यह है कि समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर दिए जाएंगे, मतलब किसी भी व्यक्ति को ना उसके जाति, ना उसके धर्म, ना उसके लिंग या ना ही उसके भाषा या ना ही उसके क्षेत्र के आधार पर उसमें कोई भेदभाव किया जाएगा। समाज में हर व्यक्ति को उसके अपने सम्मान के अवसर दिए जाएंगे। किसी भी व्यक्ति में वो किसी भी चीज़ में वो अपनी रुचि रखता है तो उसके रुचि का सम्मान किया जाएगा। यह जाति, धर्म, लिंग, भाषा या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में काम करता है। अब आर्थिक न्याय का क्या मतलब है? तो इसका अर्थ है कि समाज के हर व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से समान अधिकार मिले हैं, मतलब हर व्यक्ति अपने हिसाब से रोजगार अपने सृजन कर सकता है और वह ऐसा नहीं है कि बाजार में मिलने वाला कोई भी वस्तु एक व्यक्ति को 10 रुपये में मिले और एक व्यक्ति को 100 रुपये में। एक ही व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो चाहे वो चाहे गरीब हो या वो धनी हो, वह वस्तु सबको समान मूल्य में ही मिलेगा। इसमें गरीबी उन्मूलन, समान वेतन और रोजगार के समान अवसर की बात की जाती है, मतलब गरीबी को ख़त्म करने की बात की जाती है। महिला हो या पुरुष, उनको अगर समान पद है तो समान वेतन की बात की जाती है। अगर रोजगार का सृजन हुआ है तो उसमें सभी वर्गों को समान अवसर दी जाती है। राजनीतिक न्याय क्या है? तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार और सरकार में भागीदारी का समान अधिकार है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने मनचाहे मत को किसी भी व्यक्ति को दे सकता है और दूसरी तरफ अगर वो सरकार में भागीदारी चाहता है तो वह स्वयं भी किसी न MP MLA के रूप में अपने नाम को प्रस्तावित कर सकता है और वो बने सरकार में अपनी भागीदारी दे सकता है। हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह है राजनीतिक न्याय। अब इसका महत्व क्या होता है? न्याय के तीनों रूप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बिना एक के दूसरे की स्थापना संभव नहीं है। सामाजिक और आर्थिक न्याय के बिना राजनीतिक न्याय का कोई वास्तविक महत्व नहीं होता है। यह रहा न्याय की बात। अब प्रस्तावना को केशवानंद भारती मामले में किस नज़र से देखा गया, अब इसकी बात करते हैं। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न हिस्सा माना है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संविधान की मूल संरचना को संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता।
अब इसका निष्कर्ष क्या निकला? तो प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक सिद्धांत है। यह मार्गदर्शन का कार्य करता है, लेकिन यह स्वयं कोई अधिकार नहीं देता। मतलब जिस तरह मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य या किसी तरह के व्यक्ति के अधिकार हैं, उस तरह का यह कार्य नहीं करता है। यह केवल मार्गदर्शक का कार्य करता है। यानी जहाँ पे मूल अधिकार समझ में नहीं आएंगे कि अब इसके यहाँ पे किसी भी परिस्थिति में अगर यह समझ में नहीं आए कि अब यह अधिकार किस तरह से किसको दिया जाए, तो वहाँ पे यह मार्गदर्शक का काम करेगा। प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया है। यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में प्रस्तावना को मूल संरचना का हिस्सा माना गया है, जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे इसका विस्तार किया जा सकता है। अगर विस्तार इसके मूल्यों को और अधिक बढ़ाता है तो इसमें विस्तार किया जा सकता है। यह निर्णय भारत के संवैधानिक ढांचे को स्थिरता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण था। अब प्रस्तावना में जो बंधुत्व शब्द प्रयोग किया गया है उसका क्या अर्थ है और भारत के परिप्रेक्ष्य में उसका क्या महत्व है, अब इसको जानेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का अर्थ है सभी नागरिकों के बीच भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य देश की अखंडता और एकता को सुनिश्चित करना, ताकि विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों वाले लोग मिलकर शांति और सामंजस्य से रह सकें। यानी भारत में भाषाओं में बहुत विविधता है, धर्मों में भी बहुत विविधता है, संस्कृतियों में भी बहुत विविधता है, भौगोलिक स्तर पे भी बहुत ज़्यादा विविधता है। तो अगर हम बंधुत्व की बात नहीं करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं धर्मों में विभक्त हो सकते थे, भाषाओं में बंट सकते थे और संस्कृतियों में बंट सकते थे। इन्हीं सब हमारा कभी बंटवारा न हो, इसके लिए बंधुत्व शब्द को प्रयोग किया गया कि हमारे आपस में भाईचारे बने रहेंगे और हम एकता से एक साथ में रहेंगे। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में बंधुता शब्द का क्या महत्व निकला, इसे देखते हैं। बंधुत्व राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देता है। यानी बंधुत्व जो है भाईचारे की भावना, राष्ट्रीय एकता मतलब हमारा राष्ट्र एक है, भले ही हम धर्मों और भाषाओं और भौगोलिक संस्कृतियों में बटे हुए हैं, लेकिन हमारी जो राष्ट्र है वो एक है। हमारा राष्ट्र भारत सबके लिए समान आदर का ही विषय है। और अखंडता मतलब हम कभी अलग नहीं हो सकते, भले ही हमारे बीच विभिन्नता है तो क्या हुआ। यह समाज में आपसी विश्वास और सहयोग की भावनाओं को स्थापित करता है। मतलब हम भले ही भाषा और सांस्कृतिक रूप से विभिन्न हैं, लेकिन बंधुत्व की जो भावना, भाईचारे की जो भावना है, वह हमारे आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देता है। बंधुत्व से सामाजिक विभाजन और सांप्रदायिक संघर्षों को रोकने में मदद मिलती है। मतलब जो ये बंधुत्व शब्द है, यह भाईचारे, आपसी सहयोग की भावना है। तो जब आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना होगी तो सामाजिक विभाजन की तो बात ही नहीं होती। और अगर हम आपस में एक भाई हैं तो सांप्रदायिक संघर्ष तो होंगे ही नहीं। और इन्हीं सब चीज़ों को रोकने में यह मदद देता है। अब बंधुत्व शब्द का जो उदाहरण देखने को संविधान में मिलता है वह अनुच्छेद 51A में यानी मूल कर्तव्यों में मिलता है। इसमें यह कहा गया है कि नागरिकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें और आपसी भाईचारे की भावनाओं को मजबूत करें। यानी यह बंधुत्व जो है वो हमारे मूल कर्तव्य में जोड़ दिए गए हैं। यानी यह हमारा कर्तव्य है कि हम भारत में बंधुत्व को बनाए रखें और इसकी भावनाओं को मजबूत, जितना हो सके उतना मजबूत करें। अब प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता शब्द प्रयुक्त किया गया है उसका क्या अर्थ है, अब इसे समझेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता शब्द है उसका नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विचार या धर्म को मानने और उसका पालन करने का अधिकार है। लेकिन यह स्वतंत्रता दूसरों के अधिकारों और कानूनों के दायरे में सीमित है। यानी
आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ पर किसी अन्य की स्वतंत्रता बाधित न हो। ऐसा न हो कि दूसरे की स्वतंत्रता बाधित करते हुए आप अपने स्वतंत्रता का प्रयोग करें, तो वहाँ पे आप स्वतंत्र नहीं होंगे। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका क्या मतलब निकलता है, महत्व क्या है, यह देखते हैं। नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलती है। इससे मतलब कि स्वतंत्रता में अब व्यक्ति अपने विचार को प्रस्तुत कर सकता है। यह लोकतांत्रिक समाज में व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। मतलब हम को क्या चाहते हैं, किस धर्म को मानते हैं, किसका क्या अनुसरण करते हैं, वह सब कुछ करने उसकी वो हमारी जो सोच है उसकी स्वतंत्रता का रक्षा करता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता को संविधान द्वारा संरक्षित किया जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानता है तो वह मानने के लिए स्वतंत्र है। इस उसकी यह भावना का संरक्षण संविधान करता है। अब इसका उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है, तो संविधान के अनुच्छेद 1922 यानी मूल कर्तव्य में इन स्वतंत्रताओं की विस्तृत व्यवस्था की गई है, जैसे कि भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता। यानी आप भाषण अपने मन से देने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की स्वतंत्रता है। मतलब आप शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र हो के अपनी बातों को आपस में बांट सकते हैं। और संघ बनाने की स्वतंत्रता है, किसी भी अच्छे उद्देश्य के लिए आप संघ बना सकते हैं। अब प्रस्तावना में जो संप्रभु शब्द है उसका क्या अर्थ है और क्या महत्व है, अब इसे समझते हैं। प्रस्तावना में संप्रभु शब्द का अर्थ यह है कि भारत एक स्वतंत्र और स्वायत्त राष्ट्र है जो किसी भी बाहरी शक्ति या देश के नियंत्रण में नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारत अपनी नीतियों और निर्णयों को स्वतंत्र रूप से तय कर सकता है, चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी। मतलब भारत चाहे किसी भी राष्ट्र के या देश के साथ अपने संबंध रखने के लिए स्वतंत्र है। भारत किसी भी देश के साथ अपने व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है। भारत किसी के साथ सहयोग करने के लिए स्वतंत्र है। उस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका महत्व क्या है, अब उसे देखते हैं। भारत किसी भी विदेशी शक्तियों के अधीन नहीं है, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है। उस पर किसी का कोई दबाव नहीं है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीतियां और संबंध स्वतंत्र रूप से स्थापित करता है। भारतीय संसद और सरकार के पास देश के आंतरिक मामलों और कानूनों को निर्धारित करने की पूरी स्वायत्तता है। मतलब भारत में अपने अंदर कोई भी कानून लागू कर सकता है, चाहे वह वैश्विक स्तर पे उसका कोई किसी भी तरह का उस पर अनुबंध हो या उस पर कोई किसी तरह का बंधन हो। भारत का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपने देश के भीतर किसी भी मामले और किसी भी कानून को निर्धारित कर सकता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, संप्रभु शब्द के आधार पर भारत ने अपनी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। मतलब भारत किसके साथ राजनीतिक संबंध रखेगा यह सोचने के लिए स्वतंत्र है। समाज अपने समाज को कैसा बनाएगा या किस तरह से रखेगा उसके लिए वह स्वतंत्र है। वह किस प्रकार की नीतियों को लागू करेगा इसके लिए वह स्वतंत्र है। और किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को रोकने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि कोई भी विदेशी शक्ति अगर आके हमारे ऊपर कब्जा करना चाहे या फिर किसी तरह का हस्तक्षेप करे तो भारत उसे नकार सकता है। यह शब्द देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मतलब संप्रभु का मतलब है कि हम अपने बस में हैं, हम खुद में स्वतंत्र हैं। यानी यह स्वतंत्रता को और अत्यधिक बढ़ा देता है। अब इस बात का संविधान में कहाँ आपको मिलता है, तो अनुच्छेद 51 ने जो मूल कर्तव्यों से संबंधित है में भी नागरिकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें और आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करें, जिससे भारत संप्रभु राष्ट्र बनने में और ज़्यादा शक्तिशाली होकर उभरे। अब जो यह प्रस्तावना में
समता जो शब्द प्रयोग किया गया है उसका क्या अर्थ है, अब इससे समझेंगे। तो समता का अर्थ यह है कि संविधान सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के समान अधिकारों की गारंटी देता है। यह जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में काम करता है। यानी कि आप किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा या किसी भी जाति धर्म से हैं तो आप में कोई किसी तरह का भेदभाव न हो, इसके लिए समता शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब भारत के नागरिक हर प्रकार से समान हैं। अब इसका महत्व क्या है? तो सभी नागरिकों को कानून के सामने समान अधिकार मिलते हैं। यदि अगर यह समता न होता तो जो व्यक्ति समाज से पिछड़ा हुआ है उसे समान न्याय न मिल पाता, क्योंकि जो समाज में सबसे आगे हैं उनका वर्चस्व होता और वो पिछड़ों को जो है न्याय न मिलने देते। तो यह हमारे संविधान की विशेषता है कि वह सभी नागरिकों को कानून के सामने एक समान देखती है। सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि जो समाज से जो वंचित व्यक्ति है उसको भी प्रयास किया जाता है कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े, और जो आर्थिक असमानताएं हैं कोशिश की जाती है कि उनको कुछ आरक्षण देके उनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। जातिवाद, लिंग भेद और सांप्रदायिक भेदभावों को समाप्त किया जाता है। मतलब जातिवाद को समाप्त किया गया जाता है इसके माध्यम से। लिंग भेद जो रूढ़ियाँ चली आई हैं महिलाओं और पुरुषों में उसको समाप्त करता है, और जो सांप्रदायिक भेदभाव है उसे भी समाप्त किया जाता है इसके माध्यम से। अब इसको कहाँ संविधान में इसका प्रयोग हुआ है? तो अनुच्छेद 14 से 18 जो मूल अधिकारों से संबंधित है उसमें समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिससे सभी नागरिकों को समाज में समान अवसर और सम्मान मिले हैं। अब प्रस्तावना में जो लोकतांत्रिक शब्द है उसका क्या अर्थ है और क्या महत्व है, अब इसे समझते हैं। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ यह है कि भारत में ऐसी शासन प्रणाली है जहां जनता अपने प्रतिनिधि चुनने और अपनी सरकार बनाने का अधिकार रखती है। मतलब जहां पे जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वह सरकार में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करती है। भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट देने का अधिकार है, और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह भी होती है। अब इसका महत्व क्या है, अब इसे देखते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के प्रति जवाबदेह होती है। यानी कि हर 5 वर्ष पे आम चुनाव होता है। इसमें जनता अपने मन से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और वह प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। दूसरा महत्व क्या है? सभी नागरिकों को समान वोट देने का अधिकार है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने मन से किसी भी व्यक्ति को वोट दे सकता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो या धर्म का हो या लिंग का हो या आर्थिक स्थिति में हो। ऐसा नहीं है कि गरीब वोट नहीं दे सकता, धनी केवल वोट देंगे, ऐसा नहीं है। किसी जाति विशेष की व्यवस्था नहीं है, ना ही किसी धर्म या ना ही किसी लिंग, या ही ऐसी नहीं कोई व्यवस्था है कि महिला वोट नहीं देंगी, केवल पुरुष वोट देंगे। सब समान रूप से अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। लोकतंत्र सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। अब इस बात का कहाँ उदाहरण मिलता है, अब इसे देखते हैं। तो वही बात है कि हर 5 साल में आम चुनाव आयोजित होते हैं, जिसमें सभी वयस्क नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इससे जनता की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित होती है। मतलब आप जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं वह जाकर सरकार में अपनी भागीदारी देता है, जो आपका अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी सरकार में सुनिश्चित होती है। अब प्रस्तावना से कुछ संबंधित तथ्य हैं जिसे भी आपको जानना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभिक मसौदा किसने तैयार किया?
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभिक मसौदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान सभा, यानी मतलब संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनके द्वारा तैयार किया गया था। मतलब यह जो संविधान सभा है इसने ही संविधान को का मसौदा तैयार किया, लेकिन इसे अंतिम रूप बेनेगल नरसिंह राव ने दिया। मतलब यह जब संविधान सभा को जो इनके प्रारंभिक मसौदा तैयार हुआ उसको बेनेगल नरसिंह राव ने अंतिम रूप दिया था। अब अगले प्रश्न में क्या है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष कब और किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। हमने कहा था कि यह मूल हिस्सा है, यह मूल संरचना है संविधान का, इसमें किसी तरह का कोई संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन अगर संशोधन उसकी मूल अवधारणा को और विस्तार देता है तो इसमें संशोधन हो सकता है। तो यही समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष, जिसका मतलब हमने आपको पहले बताया, यह इसके मूल जो इसका मार्गदर्शक है उसमें और यह विस्तार देता है, इसीलिए इसको संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अब अगला प्रश्न क्या है कि प्रस्तावना में दिए गए बंधुता शब्द का महत्व भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में क्या है। मतलब जहाँ पे संस्कृतियों में बहुत विविधता हो उस देश में भाईचारे का क्या संबंध है। मतलब जहाँ के लोग अपनी संस्कृति में हर प्रकार से भिन्न भिन्न हों, वहाँ पे आपस में भाईचारा कैसे हो सकता है, इसे समझते हैं। तो बंधुता का महत्व यह है कि सामाजिक विविधता और विभिन्नता के बावजूद एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। मतलब यह बंधुता जो है, हम भले ही सामाजिक विविधता हो, भले ही किसी तरह का हमारी सांस्कृतिक विविधता हो, लेकिन हमें पता है कि हम भाई भाई हैं। इसलिए जो यह बंधुता है भाईचारे की भावनाओं को और एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे समाज में भाईचारे और एकता की भावना बनी रहती है। अगले प्रश्न के माध्यम से जानेंगे कि प्रस्तावना का कौन सा हिस्सा भारतीय समाज में नागरिकों की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करता है। तो प्रस्तावना का वह हिस्सा जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, बंधुता को बढ़ाने वाली बात करता है, वह नागरिकों के बीच आपसी सम्मान और देश में अखंडता को बनाए रखने पर जोर देता है। अब हम जो भारत के लोग शब्दों के माध्यम से लोकतंत्र के सिद्धांत को दर्शाती है। मतलब यह प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार हम भारत के लोग शब्दों के माध्यम से लोकतंत्र के सिद्धांत को दर्शाती है। तो हम भारत के लोग, यह जो शब्द है यह दर्शाता है कि संविधान की सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यानी भारत की जनता जब चाहेगी अपने यह जो सरकार है उसे बदल सकती है। यानी सत्ता जो है, उसका जो सर्वोच्च सत्ता है संविधान में, वह जनता को ही प्राप्त है। यह शब्द संविधान को जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता की सरकार की अवधारणा को स्थापित करता है। अगले प्रश्न में क्या है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किन किन न्यायों का प्रतीक माना जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यानी 3 प्रकार के न्याय का प्रतीक है, जो समाज में समानता, अवसर और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्यायालय द्वारा लागू की जा सकती है? तो नहीं, क्योंकि यह संविधान का मार्गदर्शक सिद्धांत है, यह कोई अधिकार नहीं देता। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसी कानूनी शक्ति से लागू नहीं किया जा सकती। यह संविधान का मार्गदर्शक सिद्धांत है, लेकिन यह स्वतंत्र रूप से कोई अधिकार या कर्तव्य प्रदान नहीं करती।
अब अगले प्रश्न के माध्यम से देखते हैं क्या कहा, कौन सी बातें कही गई हैं। तो संविधान की प्रस्तावना का कौन सा भाग विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है और इसका क्या महत्व है? अब इस चीज़ को देखते हैं। तो प्रस्तावना का यह भाग मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नागरिकों को अपने विचारों को व्यक्त करने, विश्वास करने और अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, जो लोकतंत्र की आधारशिला है। अब अगले प्रश्न में हम समझते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में समता शब्द का कानूनी और सामाजिक अर्थ क्या है। मतलब यह जो संविधान की प्रस्तावना में समता शब्द प्रयोग किया गया है, उसका कानूनी और सामाजिक अर्थ क्या है। तो समता का कानूनी अर्थ यह है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं और उन्हें समाज सुरक्षा प्राप्त है। सामाजिक अर्थ यह है कि समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर दिए जाने चाहिए, भले ही उसकी सामाजिक या आर्थिक या जातिगत स्थिति कोई भी हो। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देशिका किस प्रकार संविधान के बाकी हिस्से को प्रभावित करता है। मतलब यह प्रस्तावना जो है वह उद्देशिका के रूप में किस प्रकार संपूर्ण संविधान को प्रभावित करता है। तो हम जानेंगे कि प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों का संक्षिप्त रूप है, यानी जो संविधान को निर्माण किया गया उसके क्या उद्देश्य हैं और क्या सिद्धांत हैं, उसका संक्षिप्त रूप ही प्रस्तावना है। यह संविधान के बाकी हिस्सों को एक दिशा और आधार प्रदान करती है, जिसमें न्यायालय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और मूल तत्व शामिल हैं, जिनका पालन संविधान के सभी अनुच्छेदों और भागों में किया जाता है। तो यह आज का हमारा यह टॉपिक प्रस्तावना पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम प्रश्नों के माध्यम से प्रस्तावना में जो भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं या प्रस्तावना के क्या मायने हैं, प्रस्तावना का क्या विशेषता है, क्यों आत्मा कहा गया है, सब कुछ हमने जाना है। अब जो इसका भाग 2 आएगा वह ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास होगा। मतलब जितना भी हमने आज पढ़ा है, हमने आज जाना है, उसको उसके आधार पर विभिन्न परीक्षाओं में कितने प्रश्न बने हैं और किस प्रकार के प्रश्न बने हैं, इसको हम भाग 2 में देखेंगे। जो यह प्रश्न होंगे वह भी एनसीईआरटी पर ही आधारित होंगे। तो अगर यह हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो यह हमारा चैनल जिसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है मैं। और अगले भाग में आपको प्रश्नों का अभ्यास मिल जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।